हेलो एंड वेलकम टू माइंड विस्टा। ये स्कूल्स ऑफ थॉट एंड साइकोलॉजी सीरीज की सेकेंड वीडियो है जिसमें हम स्कूल ऑफ थॉट फंक्शनलिज्म और बिहेवियरिज्म को समझेंगे। फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट को अगर आपने अच्छे से समझना है तो पहले आपको स्ट्रक्चरलिज्म को समझना होगा, क्योंकि वो सारी कमियां जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट में थी मौजूद थी उनको फंक्शनलिज्म ओवरकम कर रहा था। ठीक है, तो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जैसे नाम से जाहिर है ये समझते थे कि साइकोलॉजी का मेन गोल ये होना चाहिए कि साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ द माइंड। ठीक है, अब स्ट्रक्चरलिज्म का हमने पढ़ा था कि वो स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड पे फोकस कर रहे थे। वो ये देख रहे थे कि माइंड को आप कैसे बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो और फिर उन बेसिक एलिमेंट्स को की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है, किन लॉज के बेस पे होती है। अगर आपको ये समझ आ गई तो आपको वो जो कॉम्प्लेक्स मेंटल फिनोमेनास है उनकी भी समझ आ जाएगी। ठीक है, फंक्शनलिस्ट ये समझते थे कि स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड जो है उसको पढ़ना ऐसे है जैसे आप किसी शराब के पीछे भाग रहे हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो एब्स्ट्रैक्ट है उसके स्ट्रक्चर को समझना नियरली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये समझते थे कि रादर देन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड आप फंक्शन ऑफ द माइंड पे फोकस करें। ठीक है, अब जो ड्रॉबैक्स थी स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट की, आप देखोगे कि जो जो कमियां उसमें थी स्कूल ऑफ थॉट में थी उनको फंक्शनलिज्म वाले ओवरकम कर रहे थे। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से जो लोग ताल्लुक़ रखते थे वो सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ कर रहे थे। वो ना मेंटली एल को स्टडी कर रहे थे, ना वो एनिमल बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे। वो ये समझते थे कि साइकोलॉजी को प्योर नॉलेज होना चाहिए रादर देन प्रैक्टिकल नॉलेज। लेकिन फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो है ये समझते थे, ये जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे ये समझते थे कि आपको हर उस टूल को यूटिलाइज करना चाहिए जो कि आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये मेंटली एल को भी स्टडी कर रहे थे, ये एनिमल बिहेवियर को भी स्टडी करते थे। इनका जो रिसर्च टूल होता था वो भी डिफरेंट किस्म की यूज़ करते थे जिनमें इंट्रोस्पेक्शन भी शामिल था। ठीक है, तो कोई भी ऐसा टूल, कोई भी ऐसा तरीका जो कि आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आप उसको यूटिलाइज करें। ठीक है, और जिस तरह से स्ट्रक्चरलिज्म जो थे वो ये मानते थे कि साइकोलॉजी को प्योर नॉलेज के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होना चाहिए। तो फंक्शनलिज्म कंप्लीटली उसके ऑपोजिट था। ये लोग ये मानते थे कि जो साइकोलॉजी है इट शुड बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब कि डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स इंसान फेस कर रहे हैं उनको उन उन प्रॉब्लम्स के ऊपर साइकोलॉजी के का जो नॉलेज है उसको कैसे अप्लाई करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो मेन फोकस इनका ये था। और जब भी फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट का नाम आता है तो साथ ही विलियम जेम्स का नाम आता है। विलियम जेम्स को बहुत सारी किताबों में माना जाता है कि जो इनके आइडियाज़ हैं इन्हीं की वजह से इनको मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट समझा जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो फंक्शनलिस्ट थे वो ये मानते थे कि आप स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड को स्टडी नहीं कर सकते, तो वो किन बेसिस पे ये बात करते थे तो उसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, विलियम जेम्स जो थे वो ये समझते थे कि जो हमारी जो हमारा माइंड है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह के हैं जिसकी वजह से आप इसके स्ट्रक्चर को नहीं समझ सकते, आप इसको बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताए कि पहले तो इन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस जो है ये पर्सनल है। ठीक है, अब कॉन्शियसनेस क्या चीज़ है? कॉन्शियसनेस हमारी अवेयरनेस को कहते हैं। किस चीज़ की अवेयरनेस? अवेयरनेस हमारी एनवायरनमेंट की, हमारी अपनी फीलिंग्स की, हमारी इमोशंस की, हमारे थॉट्स की। तो एक एक टाइम पे आप कितनी चीज़ों के साथ अवेयर हो वो आपका एनवायरनमेंट भी है, जो सेंसेशंस हैं उनसे, आपकी मेमोरीज और फीलिंग्स और आपके सेंसेशंस, ये सब के सब आपकी कॉन्शियसनेस बनाता है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस विलियम जेम्स समझते थे कि कॉन्शियसनेस जो है ये पर्सनल है। हर एक इंडिविजुअल का कॉन्शियसनेस डिफरेंट होता है दूसरे इंडिविजुअल के कॉन्शियसनेस से। ठीक है, अब वो ऐसे क्यों कहते थे? क्योंकि विलियम जेम्स ये समझते थे कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है ये बेस्ड है हमारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर। अब मेरे एक्सपीरियंसेस और आपके एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उसकी वजह से फिर हमारी कॉन्शियसनेस भी डिफरेंट है। तो फिर यही होता है कि एक ही सिचुएशन होती है लेकिन उसमें मैं अलग तरह से रिस्पॉन्ड करूंगी, रिएक्ट करूंगी, आप अलग तरह से रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करोगे। तो इन्होंने कहा कि जब कॉन्शियसनेस पर्सनल है तो फिर कैसे आप ये कह सकते हो कि हम
जो माइंड है उसके बेसिक एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे और वो सारे जो बेसिक एलिमेंट्स होंगे वो सब के ऊपर हम उसको जनरलाइज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस तो डिफरेंट है आपके कॉन्शियसनेस से, तो फिर वो चीज़ कैसे हम दोनों के ऊपर इक्वली अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो पहला रीज़न तो इन्होंने ये दिया कि कॉन्शियसनेस पर्सनल है। दूसरा इन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस जो है वो कंटीन्यूअस है। ठीक है? इसी वजह से ये इनके लिए ये जो कॉन्शियसनेस है इसके लिए जो विलियम जेम्स थे वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का टर्म भी यूज़ करते थे। अक्सर एमसीक्यूज़ में ये आता है कि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है इस टर्म को किसने पॉपुलराइज़ किया था? तो इस टर्म को विलियम जेम्स ने पॉपुलराइज़ किया था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से इनका मतलब ये था कि जो हमारी अवेयरनेस होती है ये एक नदी की तरह होती है, एक दरिया की तरह होती है जो टाइम टू टाइम जो कि बिल्कुल कंटीन्यूअस फॉर्म में होती है। ठीक है? एक इनका कहना ये भी था कि जो हमारे थॉट्स हैं, ये कभी आइसोलेशन में अकर नहीं होते। कोई जो थॉट होगा उसके वो कभी भी इंडिपेंडेंटली अकर नहीं होगा हमारे माइंड में, इंडिपेंडेंटली अराइज़ नहीं होगा, उससे जुड़े बहुत सारे और थॉट्स भी होंगे। ठीक है? और ये बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यूअस होगा जिस तरह से दरिया का पानी होता है। ठीक है? तो आप कैसे एक कंटिन्यूअस चीज़ के बीच में से एक थॉट को निकालते हो और उसको आप कैसे अलग से स्टडी कर सकते हो। ठीक है? इसकी एक एनालॉजी भी ये ड्रॉ करते थे। आई होप कि जब मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। विलियम जेम्स जो थे वो ये समझते थे कि जैसे एक दरिया बह रहा होता है तो आप जब उसका कोई पार्ट लेके आप उसको स्टडी करोगे तो वो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। आप किसी ठीक कंक्लूजन के ऊपर नहीं जा पाओगे। इसकी एग्जांपल ये देते थे कि अगर आपने स्नो फ्लैग को स्टडी करना है और स्नो फ्लैग को आप अपने गर्म हाथ में लेते हो, तो जब आप उसको जैसे ही वो आपके हाथ में गिरेगा तो वो स्नो फ्लैग जो है वो एक वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा। तो फिर आप चाहे उसको जितना भी स्टडी कर लो लेकिन उसकी वो रियल मीनिंग तो बच नहीं पाती। अब तो वो स्नो फ्लैग तो वो है ही नहीं। तो अगर आप उसको स्टडी कर भी लो और किसी कंक्लूजन पे आप पहुंच भी जाओ तो आप उस कंक्लूजन को स्नो फ्लैग पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज़ को आप स्टडी कर रहे थे वो तो स्नोफ्लेक था ही नहीं। ठीक है? तो ये समझते थे कि जो हमारी कॉन्शसनेस है, जो हमारी थॉट्स हैं वो इस तरह से कंटीन्यूअस रहती हैं, फ्लो में रहती हैं। तो आप कभी भी किसी एक थॉट को आइसोलेट करके, किसी एक एलिमेंट को उसके आइसोलेट करके उसको स्टडी नहीं कर सकते। अगर आप स्टडी करोगे भी तो आप जिस कंक्लूजन पे पहुँचोगे वो उस थॉट के ऊपर अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। ठीक है? आई होप इट इज़ क्लियर। फिर इन्होंने ये भी कहा कि कॉन्शियसनेस जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है। आपने कभी जो अगर फ़िलॉसफ़ी पढ़ी हुई है तो आपने एक लाइन सुनी होगी कि यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम वाटर ट्वाइस। ठीक है? अगर बहता हुआ दरिया है तो उसमें आप एक जगह पे दोबारा से अगर पाँव रखते हो तो वो जगह कंप्लीटली चेंज हो गई होगी। ठीक है? बहता हुआ दरिया है, पानी बह रहा है, आपने एक स्टेप एक जगह पे रखा, 1 सेकंड के बाद दोबारा आप उसी जगह पे अगर पाँव रखोगे तो वो पानी वैसा का वैसा नहीं रहेगा। वो पानी जिसमें आपने 1 सेकंड पहले पैर रखा था वो तो चेंज हो गया, वो तो बह गया। आप अब आपने जिस जगह पैर रखा है उसी जगह पैर रखा है, लेकिन अब आपके इर्द-गिर्द जो पानी है वो डिफरेंट है। ठीक है? तो ये समझते थे, ये इसी एनालॉजी को यूज़ करते थे कि जो कॉन्शसनेस है हमारी वो कंटीन्यूअसली चेंज हो रही होती है बर्थ से लेकर डेथ तक। ठीक है? अब फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने बताया था कि कॉन्शसनेस जो है वो हमारी पर्सनल है, क्योंकि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह से जैसे-जैसे इंसान बड़ा होता जाता है तो उससे उसकी एक्सपीरियंसेस के बेस पे उसकी कॉन्शसनेस भी चेंज होती जाती है। ठीक है? तो 1 साल पहले आपकी कॉन्शसनेस जिस तरह की थी, 1 साल के बाद आपकी कॉन्शसनेस डिफरेंट तरह से वर्क करेगी। ठीक है? अब आपकी कॉन्शसनेस में डिफरेंट तरह के इमोशंस होंगे, आपकी अवेयरनेस में डिफरेंट तरह के इमोशंस होंगे, डिफरेंट तरह के थॉट्स होंगी, डिफरेंट तरह के सेंसेशंस होंगे। तो आपकी अवेयरनेस कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। ठीक है? इसी वजह से आप अगर उसको स्टडी आप एक उसको अगर बेसिक एलिमेंट्स में अगर आप उसको डिवाइड करते हो तो वो आपके लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है? फिर उन्होंने कहा था, लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा था कि कॉन्शियसनेस इज़ फंक्शनल, और विलियम जेम्स ये समझते थे कि सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कॉन्शियसनेस का है, सॉरी सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉन्शियसनेस का है वो यही है कि कॉन्शियसनेस फंक्शनल है, यानी कि जो हमारी अवेयरनेस हमें गिवन है वो किसी पर्पस के लिए हमें दी गई है। ठीक है? और वो पर्पस इसका क्या है, वो फंक्शन इसका क्या है? वो ये है कि इसने हमें
हेल्प आउट करना है, हमें मदद करनी है कि कैसे हमने अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना है, ठीक है? तो कॉन्शियसनेस का मेन फंक्शन जो है वो यही है कि ये कैसे अपने ये कैसे इंसान को उसके एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प आउट करती है, ठीक है? और कॉन्शियसनेस समझते थे कि यही जो कैरेक्टरिस्टिक है वो साइकोलॉजी का मेन गोल होना चाहिए कि इसको ये स्टडी करे कि कैसे हमें माइंड कैसे हेल्प आउट करता है अपने एनवायरनमेंट से एडजस्ट करने में, ठीक है? अब जिस तरह से डिक्लाइन हुआ था स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म का, फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो था वो उस तरह से कंप्लीटली डिक्लाइन में नहीं गया था, कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि बहुत सारे स्कॉलर्स ये समझते थे कि जो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो था ये इसमें एडवांसमेंट इतनी हो गई थी कि ये मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी जो थी उसमें ये मर्ज हो गया था, फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है? बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है, ये फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट की एक प्रोजेनी है। मतलब जैसे ऑफस्प्रिंग होती है, तो जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है वो फंक्शनलिज्म की ऑफस्प्रिंग है या डिसेंडेंट जिसको आप कह सकते हो। तो जो जिस तरह से स्ट्रक्चरलिज्म का हमने पढ़ा था कि वो कंप्लीटली टाइम के साथ ख़त्म हो गया था, फंक्शनलिज्म कंप्लीटली डिक्लाइन में नहीं गया था, बल्कि अब वो मेनस्ट्रीम साइकोलॉजी में मर्ज हो गया था और उसने जो जो उसकी प्रोजेनी है बिहेवियरिज्म को आप उसकी प्रोजेनी कह सकते हो। अब हम स्कूल ऑफ थॉट बिहेवियरिज्म को समझते हैं कि बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट क्या है। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट जो था उसका मेन अजम्पशन ये था कि साइकोलॉजी का जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि वो बिहेवियर्स को स्टडी करे, जैसे कि बिहेवियरिज्म के नाम से ज़ाहिर है, ठीक है? अब बिहेवियर्स वो सारे एक्शंस होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। बिहेवियरिज्म का ये मानना था कि अपना साइकोलॉजी का फोकस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को साइंटिफिकली स्टडी करने के ऊपर होना चाहिए। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स में जैसे आप किसी चीज़ को देख के डर रहे हो, आप खुश हो रहे हो, आपके फेस पे किस तरह के एक्सप्रेशन है, बॉडी जेस्चर्स आप डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह की यूज़ कर रहे हो, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये चूँकि आप इनको ईज़िली ऑब्जर्व कर सकते हो, तो इसलिए इनको साइंटिफिकली स्टडी करना भी आसान है, ठीक है? अब ये समझते थे कि माइंड तो ऐसी चीज़ है कि तो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है? तो आप उस चीज़ को के पीछे क्यों पड़े हुए, इतनी ऑब्सेशन माइंड के साथ क्यों है? जब आप ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को समझ कर भी आप जो इंसान है उसके बिहेवियर को आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो और उसको कंट्रोल भी कर सकते हो, तो देन व्हाई स्टडी समथिंग जिसको समझना और साइंटिफिकली स्टडी करना इतना डिफ़िकल्ट है। ठीक है? तो बिहेवियरिज़्म जो था उनका मेन कंसर्न ये था कि साइकोलॉजी का फ़ोकस ऑब्ज़र्वेबल बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी करने के ऊपर होना चाहिए। बिहेवियरिज़्म स्कूल ऑफ थॉट का लर्निंग के साथ काफ़ी एसोसिएशन है, लर्निंग के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और जब हम लर्निंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग उनको भी पढ़ेंगे, तो फिर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये इन्होंने कितना ज़्यादा काम किया है। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट वाले ये भी समझते थे कि एनिमल्स जिस तरह से किसी चीज़ को लर्न करते हैं और ह्यूमन जिस तरह से किसी चीज़ को लर्न करते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस उनमें नहीं हैं। तो अगर आप लर्निंग जिस तरह से एनिमल्स में हो रही है उनको अगर आप स्टडी कर लो, तो आपको ह्यूमन में किस तरह से लर्निंग होती है उसकी भी आपको समझ आ जाती है, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ऐसे होते हैं जिनके एथिकल कंसर्न्स इस तरह के होते हैं कि आप उन रिसर्चर्स को ह्यूमन के ऊपर नहीं कर सकते हो, कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल्स के ऊपर आप उन रिसर्चेस को कंडक्ट कर सकते हो। अब ये रिसर्चेस जो थी ये किस तरह की होती थी, तो उसको हम आगे आपको समझ आएगी, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। एक एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते थे, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होते थे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते थे। पेन ने कहा था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो सारा का सारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? कितना भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर आप ले लें, किसी के पैनिक अटैक्स को आप ले लें, लेट्स सपोज अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, लेकिन अगर आप इसको अगर आप ब्रेक डाउन इसका करते हो तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये सारा का सारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन के ऊपर बेस्ड है। कैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, इसको हम आगे समझते हैं थ्रू एन एक्सपेरिमेंट।
बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट के मेजर कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो इवान पेवलोव हैं, जिन्होंने डॉग पे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इनका एक्सपेरिमेंट बहुत पॉपुलर है। इसी तरह से बीएफ स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिन्होंने पिजन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो भी इनके बहुत पॉपुलर हैं। मेन कंट्रीब्यूटर जो है वो जॉन बी वॉटसन भी हैं। जॉन बी वॉटसन का एक मशहूर स्टेटमेंट जो है वो अक्सर इसका पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में। इन्होंने ये कहा था कि अगर आप मुझे डोज़न हेल्दी इन्फेंट्स अगर आप मुझे दे दो, तो मैं उनको एनवायरनमेंट इस तरह का प्रोवाइड करूँगा कि आप जिस बच्चे को कहोगे कि इसको क्रिमिनल बना दो, तो वो मैं उसको एनवायरनमेंट इस तरह का प्रोवाइड करूँगा कि वो क्रिमिनल बन जाएगा। आप जिसको चाहोगे कि इसको डॉक्टर बनाओ या लॉयर बनाओ या जिस भी प्रोफ़ेशन का आप कहोगे, तो मैं इसको एनवायरनमेंट इस तरह का प्रोवाइड करूँगा कि वो अ उसी तरह के करियर में चला जाएगा। ठीक है? तो इनका इनकी जो ये स्टेटमेंट्स थी, उनका इसका मकसद यही था कि वो एम्फसाइज़ करना चाह रहे थे कि इंसान के ऊपर उसके एनवायरनमेंट का कितना बड़ा रोल होता है। ठीक है? तो ये जो लाइन है, अक्सर ये एमसीक्यूज़ में ये चीज़ पूछी जाती है। मेन कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं जॉन बी वॉटसन के। जॉन बी वॉटसन जो हैं वो ये कहते थे, ये समझते थे कि गोल ऑफ साइकोलॉजी ये होना चाहिए कि हम किसी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकें और फिर उस बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकें। अब प्रिडिक्शन और कंट्रोल का जो बिहेवियर जो मेथड है कि किस तरह से हमने प्रिडिक्ट करना है और फिर कंट्रोल किस तरह से करना है किसी के भी बिहेवियर को, अगेन वो रिलेट करता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन के साथ। अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स आपस में किस तरह से एसोसिएशन इन्होंने की हुई है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ने, तो फिर हम ये भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ये इंडिविजुअल आगे जाके किस तरह से बिहेवियर करेगा। और अगर हमने प्रिडिक्ट कर लिया, हमने पेशेंट गोई कर ली कि ये बिहेवियर इस तरह से अकर होगा, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हमने उसको कंट्रोल कैसे करना है अब इस बिहेवियर को। ठीक है? अब जब मैं आपके साथ ये एक्सपेरिमेंट शेयर करूँगी, तो आपको स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन की भी समझ आ जाएगी और बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने और कंट्रोल करने की भी समझ आ जाएगी। ठीक है? वॉटसन ने एक्सपेरिमेंट किया था एल्बर्ट के साथ। एल्बर्ट जो थे ये 11 मंथ ओल्ड इन्फेंट था। ठीक है? बहुत छोटा बच्चा था एल्बर्ट, 11 मंथ्स इसकी एज थी। और एल्बर्ट जो था इनके ऊपर ये एक हॉस्पिटल में होते थे जिस टाइम पे जॉन बी वॉटसन जो थे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एल्बर्ट के ऊपर। तो एल्बर्ट जो था इसके सामने एक व्हाइट रैट को रखा गया, ठीक है? एक फरी व्हाइट रैट को रखा गया। तो आपने देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं वो यूजुअली जानवरों से नहीं डरते, एनिमल से नहीं डरते, बल्कि वो अक्सर जो हैं बिल्लियाँ हैं या डॉग्स होती हैं, तो उनका जो फर होता है उसको जाके अपने हाथों में पकड़ते हैं। तो लाइकवाइज़ एल्बर्ट ने भी किया, एल्बर्ट को व्हाइट रैट से डर नहीं लग रहा था, इवन वो आगे बढ़ा और उसने हाथ में उस रैबिट को या जो रैट था उसको पकड़ना चाहा। अब जैसे ही एल्बर्ट ने उस रैट को पकड़ना चाहा, तो पीछे एक वो स्टील बार लगा हुआ था, जैसे स्कूल्स में घंटियाँ होती हैं, उसी तरह का स्टील बार था। और उसको जो एक्सपेरिमेंटर का एक वो था जो इनके साथ काम कर रहा था, तो उसने वो किया, बहुत तेज़ी से उस बेल को स्ट्रक किया। जैसे ही उसने उस बेल को स्ट्रक किया, तो एल्बर्ट उस तेज़ आवाज़ की वज़ह से इतना डर गया कि उसने एक एक वो स्टार्टल रिस्पॉन्स उसका आया और वो आगे की तरफ गिर गया, ज़मीन पे गिर गया। ठीक है? अब आप याद रखिएगा कि ह्यूमन के अंदर 2 फ़ियर्स ऐसे हैं जो नेचुरली उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है? बाय बर्थ उसके अंदर मौजूद हैं। एक है फ़ियर ऑफ लाउड नॉइज़ेज़, ठीक है? फ़ियर ऑफ लाउड नॉइज़ेज़ है और दूसरा है फ़ियर ऑफ फॉलिंग। ये 2 फ़ियर्स ऐसे हैं जो इंसान के अंदर बाय बर्थ नेचुरली मौजूद हैं। बाकी जितने भी फ़ियर्स हैं वो हम एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं, इंड्यूस्ड हमारे अंदर हैं, ठीक है? या तो हम अपने पेरेंट्स को देख रहे होते हैं कि वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, तो हमें भी उस चीज़ से डर लगने लग जाता है, लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि वो हमने बहुत वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा होता है। ख़ैर, वॉटसन का जो एक्सपेरिमेंट था, अ, इन्होंने जब ये किया, तो एल्बर्ट जो था इसके साथ इस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की रिपीटेशन काफ़ी दफ़ा करी, ठीक है? जब भी
एल्बर्ट के सामने व्हाइट रैट आता था और एल्बर्ट उसको उसकी तरफ हाथ बढ़ाता था तो पीछे से बेल को स्ट्रक कर दिया जाता था। अब जैसे ही बेल को स्ट्रक किया जाता था तो उस लाउड जो नॉइज़ थी उसकी वज़ह से एल्बर्ट बहुत ज़्यादा डर जाता था। जब 1 हफ़्ते तक इन्होंने ये प्रेज़ेंटेशन की, अब देखें जो जो लाउड नॉइज़ था जो कि बेल को स्ट्रक करने की वज़ह से आता था वो था स्टिमुलस, ठीक है? लाउड नॉइज़ स्टिमुलस था और एल्बर्ट का जो स्टार्टल रिस्पॉन्स था, जो चौंक जाता था और वो रोने लग जाता था, डर जाता था, वो रिस्पॉन्स था उसका, ठीक है? अब ये स्टिमुलस लाउड नॉइज़ का और रिस्पॉन्स जो था वो जो फ्राइटन रिस्पॉन्स था, फ़ियर का रिस्पॉन्स था, इन दोनों के दरमियान में इन्होंने एक एसोसिएशन बना ली, ठीक है? क्योंकि 1 हफ़्ते तक बार-बार उसके सामने जैसे रैट आ रहा है, साथ ही बेल को स्ट्रक किया जा रहा है, तो 1 हफ़्ते के बाद जब ये प्रेज़ेंटेशन बार-बार होने लगी तो फिर क्या हुआ कि जो एल्बर्ट था उसको अब रैट से डर लगने लग गया, ठीक है? अब जैसे ही रैट को उसके सामने रखा जाता था तो बेल नहीं भी बजाते थे अगर तो जो एल्बर्ट था उसको वाइट रैट से बहुत डर लगने लगा। वो उसकी तरफ जाता नहीं था, जैसे ही वाइट रैट सामने उसके रखा जाता था तो उसका वही स्टार्टल रिस्पॉन्स आता था, वो डर जाता था, रोने लगता था, चिड़चिड़ा हो जाता था एल्बर्ट, ठीक है? तो उसको उसकी जो एसोसिएशन थी वो उसने बना ली थी, वो लाउड नॉइज़ की उन उसको एसोसिएट कर लिया था उसने रैट के साथ, एल्बर्ट ने, ठीक है? एल्बर्ट ने जो लाउड नॉइज़ का स्टिमुलस था उसको एसोसिएट कर लिया था रैट के साथ। अब ये जो फ़ियर था जॉन वी वॉटसन ने ये देखा कि ये एल्बर्ट का फ़ियर जो है वो जनरलाइज़ भी उसने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कर लिया था। अब वो सारी चीज़ें जो कि रैट के साथ मिलती-जुलती थीं उसके उनकी तरफ भी एल्बर्ट का बहुत एक फ्राइटेंड रिस्पॉन्स आता था, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे व्हाइट रैट जो था वो फरी था, फ्लफ़ी था जो तो उसके सामने अगर कोई ऐसा स्टफ़्ड टॉय रखा जाता था जो फरी होता था और जिसका जो फ्लफ़ी होता था तो एल्बर्ट जो है वो उससे भी डर जाता था, ठीक है? इसी तरह से फरी कोट से एल्बर्ट को बहुत डर लगने लग गया था, उसी तरह का फ़ियर रिस्पॉन्स उसका आता था। इसी तरह से इवन जॉन बी वॉटसन ने ये भी देखा कि जो जो वो क्लाउन के जो कर्ली हेयर होते हैं तो उससे भी एल्बर्ट का सेम वही फ़ियर का रिस्पॉन्स आता था, ठीक है? तो अब इन्होंने कहा कि जिस तरह का एल्बर्ट का ये फ़ियर का रिस्पॉन्स है, इवन दो ये बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, लेकिन इसको आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो एसोसिएशन है उसके सर्कल में आप इसको समझ सकते हो, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर के आप इसको समझ सकते हो, ठीक है? अब इन्होंने ये कहा, अभी करना ये चाह रहे थे कि चूँकि एल्बर्ट के अंदर इन्होंने फ़ियर इंड्यूस कर लिया था, तो अब ये चाह ये रहे थे कि किसी तरह से एल्बर्ट के इस फ़ियर को अब ख़त्म किया जाए। लेकिन इससे पहले कि वो एल्बर्ट का फ़ियर ख़त्म करते, उनकी जो मदर थी उनको उस हॉस्पिटल से ले गई थी। तो इस वजह से फिर एल्बर्ट जो जॉन बी वॉटसन थे वो ये सोच रहे थे कि वो लोग जिनमें ऑलरेडी फ़ियर्स जो हैं वो एस्टेब्लिश्ड हो गए हैं, तो वो उन ऐसे लोगों को ढूँढे और उनमें फिर उन फ़ियर्स को कम करें। ठीक है? तो उस वक़्त फिर इनको एक बच्चा मिला, पीटर नामी बच्चा था, जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर फ़ियर था रैबिट्स का। इस वक़्त इनके साथ काम कर रही थी मैरी कवर जोन्स। मैरी कवर जोन्स जो थी इनके सुपरविज़न में उस टाइम पे काम कर रही थी और पीटर जो था उसका सीवियर फ़ियर था उसको रैबिट के साथ। ठीक है? अब रैबिट के साथ उसका फ़ियर इतना ज़्यादा सीवियर था कि वो रैबिट को जब दूर से देखता था तो उसका फ़ियर का रिस्पॉन्स आता था, ठीक है? तो उसी तरह का रिस्पॉन्स होता था जैसे एल्बर्ट का रिस्पॉन्स था। अब पीटर के साथ इन्होंने क्या किया कि जब भी पीटर के सामने रैबिट को प्रेज़ेंट किया जाता था तो कुछ चीज़ें होती थी जिनका ख़्याल रखा जाता था, ठीक है? फर्स्ट इन्होंने क्या किया था कि एक जो पीटर था वो जिस रूम में खाना खाता था तो वो एक बहुत लंबा-सा रूम था, 40 मीटर लंबा रूम था, ठीक है? तो ये क्या करते थे कि जिस कोने में एक कोने में जैसे अगर पीटर खाना खा रहा है तो रूम का जो दूसरा कॉर्नर है उसमें ये एक जो उससे इतना दूर रखते थे रैबिट को कि जिससे रैबिट जो पीटर है उसके अंदर कोई फ़ियर का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है? तो वहाँ पर जाके ये मार्क लगाते थे और वहाँ पर उसको जो रैबिट था उसको एक केज के अंदर, एक पिंजरे के अंदर बंद करके रख देते थे, ठीक है? फिर अगले दिन वो थोड़ा-सा उसको आगे लेकर आते थे उस रैबिट को, ठीक है? और दोबारा से उधर मार्क लगाते थे। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन उसको आहिस्ता-आहिस्ता से
रैबिट को आगे लेकर आते थे, मतलब कि पीटर के करीब लेकर आते थे। फिर ये हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि फिर पीटर और रैबिट जो था वो एक साथ एक टेबल पे बैठ के, पीटर भी बैठा होता था और साथ उसके केज में रैबिट भी होता था। फिर जब वक़्त गुज़रता गया और ये एक्सपेरिमेंट्स ये करते गए, तो फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि पीटर जो था वो एक हाथ से खाना खा रहा होता था और दूसरे हाथ से वो उस रैबिट को पेट कर रहा होता था, ठीक है? उसको प्यार कर रहा होता था, हाथ फेर रहा होता था। तो इन्होंने कहा कि ये जो इतना कॉम्प्लेक्स बिहेवियर था, जो पैनिक के सिम्पटम्स थे, जो फ़ियर के सिम्पटम्स थे, जो फ़ियर रिस्पॉन्स था, उसको आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स किस तरह से आप एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, उसके बेस पे आप उसको समझ सकते हो, ठीक है? अब अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, तो फिर आप इन बिहेवियर की प्रेडिक्शन भी कर सकते हो और इनको आप कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है? अब अगर मुझे पता लग गया कि जो जो एनिमल से फ़ियर्स हैं, उनके साथ जो एसोसिएशन है वो इस तरह से हो सकती है, फ़ियर फ़ियर रिस्पॉन्स जो बच्चे का आता है किसी एनिमल को देख कर के, तो उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। तो वो अभी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की एसोसिएशन के ज़रिए उसको आप समझ सकते हो, ठीक है? इसी तरह से अगर एक और एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म किया गया था जिसमें जो बहुत छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स को देख रहे होते हैं, तो अगर उनका किसी चीज़ को लेकर के बहुत एक सीवियर फ़ियर रिस्पॉन्स आता है, तो फिर बच्चे जो हैं वो भी उस चीज़ से डरने लग जाते हैं। तो इसी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म किया गया था कि जो जो बहुत बड़े-बड़े स्नैक्स थे उनको 8 टू 9 मंथ्स के बच्चे थे, कुछ 11 मंथ्स के बच्चे हैं, कुछ 1 साल के बच्चे हैं, कुछ 1 साल से थोड़े से ऊपर हैं। इतने छोटे बच्चे हैं कि वो अभी क्राउलिंग कर रहे हैं, बैठ सकते हैं लेकिन क्राउलिंग कर रहे होते थे, अभी उन्होंने चलना-फिरना नहीं सीखा था, ठीक है? तो ऐसे ही ग्रुप ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को उन्होंने लिया और उनके साथ बहुत बड़े-बड़े स्नैक्स जो थे वो रखे गए थे। अब वो स्नेक्स जो थे उनका वो ऐसे पॉइज़नस स्नेक्स नहीं थे, लेकिन स्टडी ये करना चाह रहे थे। पेरेंट्स को इन्होंने पहले से ट्रेन किया हुआ था कि इन स्नेक्स की तरफ आपने फ़ियर का रिस्पॉन्स नहीं देना, ठीक है? तो जैसे ही उनके सामने उन बच्चों के सामने उन स्नेक्स को रखा जाता था, तो वो बच्चे जो थे वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स की तरफ देख रहे होते थे कि पेरेंट का रिस्पॉन्स किस तरह का है। तो जब उनको पहले से समझाया गया था कि आपने बड़ा ही रिलैक्स्ड अपना अपना एक रिस्पॉन्स देना है, तो जब उन्होंने देखा कि उनके पेरेंट्स बड़े रिलैक्स बैठे हुए हैं, कोई इनका फ़ियर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो बच्चे जो थे वो भी उन स्नेक्स के साथ खेलने लग गए। ठीक है? उन स्नेक्स को पकड़ भी रहे थे, उनके साथ खेल रहे थे वो बच्चे, ठीक है? तो अब अगर आपको ये समझ में आ गया कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के फ़ियर रिस्पॉन्स को देखते हैं, तो इस बिहेवियर को आप फिर कम भी कर सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो। किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो कि आप पेरेंट्स के से कहो कि वो अपना अपना जो रिस्पॉन्स है उसको रिलैक्स्ड रखें। जब अपना रिस्पॉन्स वो रिलैक्स्ड रखेंगे तो बच्चों के अंदर वो फ़ियर्स डेवलप ही नहीं होंगे, ठीक है? सेम चीज़ आप सोशल फ़ोबियाज़ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? कुछ पेरेंट्स अगर ऐसे हैं कि जिनको खुद सोशल एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो वो अनकॉन्शियसली ऐसे बिहेवियर्स कर रहे होते हैं जो कि बच्चे की तरफ सिग्नल्स भेज रहे होते हैं कि वो इस टाइम पे सोशल सिचुएशंस को अवॉइड कर रहे हैं या वो उस टाइम पे फ्राइटेंड हैं, ठीक है? उनके जो बॉडी जेस्चर्स हैं उनको बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है ना? तो अगर उस टाइम पे पेरेंट जो है, अब बच्चों के अंदर अगर हमने सोशल एंग्ज़ायटी को, सोशल फ़ोबिया को हम ये सोच रहे हैं कि ये किसी तरह से इनके अंदर डेवलप ना हो, तो फिर हम पेरेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं कि वो अपने अंदर जब भी वो सोशल सेटिंग में जाएँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स्ड रहें और उन बॉजी बॉडी जेस्चर्स को वो ना दिखाएँ जो कि एक एंग्ज़ियस पर्सन के होते हैं। ठीक है? तो इस तरह से अगर हम बताने का मकसद ये है कि किस तरह से आप बिहेवियर के को कंट्रोल और प्रिडिक्ट और कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है? आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी को फर्दर डिटेल में पढ़ना है तो आप इस बुक को कंसल्ट कर सकते हो।